भाषा और चिंतन, यह अध्याय 8 है। भाषा यानी लैंग्वेज भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, और अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस जो करते हैं हम लोग। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। जानवर भी आपस में बात करते होंगे या करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते हैं। क्या उनकी भाषा वही समझते हैं। उसके बाद भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। हरलॉक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है। भाषा व्यापक संप्रत्यय है। संप्रत्यय मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट ये हिंदी है। जैसे अवधारणा होता है ना, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, संकल्पना, परिकल्पना, तो यही कॉन्सेप्ट है। संप्रत्यय है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। बालकों में भाषा का विकास, बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। तो वातावरण के साथ यहाँ अनुक्रिया है ना। तो अनुकरण भी, अनुकरण मीन्स नकल करना, जान रहे आप लोग। भाषा के भाग अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। क्या है? स्वनिम, फोनीमी, यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो ये उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अ, आ, हर, ये दीर्घ ही है, और त इत्यादि। ये सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की, ये कहा जा रहा है। तो हम लोग इसका विशेष रूप से अध्ययन वर्ण में करेंगे। तो यहाँ पे ये समझना है, सबसे छोटी इकाई है जिसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ होता नहीं। अ का कोई अर्थ होता है? ऐसे अर्थ होता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लगाते हैं निद्रा के पहले अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनिद्रा। तो क्या कर रहा है कि वो अर्थ को बदल दे रहा है, परिवर्तित कर रहा है ना। अ का कोई ऐसा मीनिंग ही नहीं है, लेकिन अ अगर यूज कर देते हैं निद्रा के पहले तो क्या बना देता है? निद्रा से अनिद्रा बना दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं, अर्थ को चेंज कर देती हैं। उसके बाद है दो रूपिम, मॉर्फिम बोलते हैं। हाँ, ये पढ़िएगा, भाषा में आता है मॉर्फिन, ये सब। रूपिम, रूपिम, हाँ, ये सब आएगा, बहुत कम, रेयर आता है। रूपिम, रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना प्रारंभ, यानी यहाँ पर आरंभ लिखा हुआ है, आरंभ कर देता है। बौद्धिक विकास पूर्ण न होने के कारण वह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इनका स्वयं में भी अर्थ होता है। समझ गए ना? का अर्थ होगा, यानी उससे जो हम अपग्रेड करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे तब।
उदाहरण अच्छा आना तबला आँख, यही से ऐसे ही बना है ना, पहले उसका अलग कोई मीनिंग नहीं था, ये जुड़ गए, वर्ण जुड़ गए, स्वनिम जुड़ गए तो क्या बन गया, रूपिम बन गया, है ना, मॉर्फिम। इसे हम फोनिम बोलते थे, अब फोनिम से कहाँ पे आ गए हम, मॉर्फिम में। चलिए वाक्य विन्यास, सिंटैक्टिकली भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। हेयर स्टाइल का हिंदी जानते हैं, हेयर स्टाइल हिंदी होता है केश विन्यास, एक तरह से विन्यास जो है सजावट है, अरेंजमेंट। विन्यास जो है स्टाइल, वो यहाँ पर जो विन्यास है, विन्यास का अर्थ होता है अरेंजमेंट, कैसे अरेंज किया गया है उसको। हाँ, जैसे बालों को अरेंज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं, साइंस वाले जब पढ़ते हैं, क्लास 9 से शुरू है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आती है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से नाभिक के चारों ओर हैं, तो वो सेल में कैसे हैं, सब सेल में कैसे, तो उसी को सजाया जाता है, तो उसी को विन्यास बोलते हैं। तो विन्यास मीन्स सजाना, अरेंजमेंट, समझ गया ना, ये है। तो यहाँ पर भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना से, अर्थात कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हर शब्द को क्रमिक रूप से रखा जाता है। देख रहे हैं ना, वाक्य विन्यास में अरेंजमेंट, किसके बाद क्या आएगा। उदाहरण, रमेश खाना खा रहा है, इस वाक्य के सभी शब्द क्रम में हैं। यदि हम लिखते हैं कि खाना रमेश खा रहा है, तो यह वाक्य क्रम में न होने के कारण गलत है ना। खाना है, हाँ ये, हाँ क्या पूछ सकता है, यहाँ पर है कि राम आम खाता है, आम आराम खाता है, तो क्या हो, तो वो गलत हो गया ना। वो हम शब्द का अगर बदल देंगे पोजीशन, यानी वाक्य विन्यास ठीक नहीं होगा, तो कैसा अटपटा सा भी लगेगा और कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। क्या, चलिए अर्थ विन्यास, तो वाक्य विन्यास समझ गए, यानी शब्दों को एक सही क्रम में जो होना चाहिए, जिस क्रम में उसको होना चाहिए, जिससे उसका अर्थ का अनर्थ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य विन्यास कहेंगे। ठीक है ना, वाक्य विन्यास के अंतर्गत वो आएगा। क्लियर हो गया। तो अभी आपने 3 चीज़ें देखी और 3 चीज़ों में क्लियर हो गया कि क्या क्या किस में आता है। चलिए अर्थ विन्यास, सिमेटिक, जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रमेश कॉफ़ी पीता है, इस वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि रमेश कॉफ़ी खाता है, क्योंकि कॉफ़ी को खाया नहीं पिया जाता। डिपेंड कर, देखिए डिपेंड करता है लैंग्वेज पे कि किस लैंग्वेज में क्या है। पानी को खाना ही बोलते हैं। हाँ, तो आप वहाँ पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं पानी, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर होगा ना इंग्लिश में। और जैसे मैं दवा खाता हूँ, तो दवा खाता हूँ, तो आई टेक मेडिसिन इंग्लिश में ऐसे हो सकता है, पीना खाना दोनों है ना। तो इंग्लिश में क्या है कि आप अनेक तरीके से उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी के एक वाक्य को अनेक तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों आई टेक अ ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ, तो थोड़ा सा ये है, तो वो डिपेंड करेगा कि जैसे किस भाषा में क्या होता है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं, जैसे कि कलम, कलम आप हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कलम स्त्रीलिंग है और उर्दू में पुल्लिंग है, उर्दू में कलम पुल्लिंग है, समझ गया ना। और कलम, एक भाषा में जाइएगा, उज़्बेक में जाइएगा तो उसको कलम बोलते हैं, और कलम मीन्स पेंसिल उज़्बेक में, है ना। तो वो देखना है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ऐसा ना अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, रमेश कॉफ़ी खाता है, तो ये नहीं ना हुआ,
है ना, तो अर्थपूर्ण वहाँ पर खाता नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अर्थ विन्यास, यानी अर्थ नहीं खराब हो जाए उसका। वाक्य यहाँ पर क्या है, वाक्य विन्यास ठीक है, लेकिन अर्थ विन्यास में गड़बड़ी है। नहीं, वाक्य विन्यास मीन्स क्या, वर्ड का सही ढंग से किसके बाद क्या आना चाहिए, वो अरेंजमेंट सही है, लेकिन किसी का अर्थ ही ऐसा हो गया जो पूरे वाक्य को डैमेज कर रहा है, क्या यानी उसके अर्थ को ही खराब कर रहा है वो। चलिए, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की कोशिश तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद है रोने चिल्लाने की कोशिशों के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वयं द्वारा उत्पन्न एवं प्राकृतिक होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा कोशिश शुरू हो जाती हैं। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। बालक कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। इनके द्वारा स्वरों जैसे अ, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, ए इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव, एक्सप्रेशन तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में वे प्रायः एक दो स्वर व्यंजन ध्वनियाँ निकालकर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव तथा कोशिशों से करते दिखाई देते हैं। भाषा सीखने के विभिन्न साधन, मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के अनेक साधन बताए हैं जो इस प्रकार हैं। कहानी सुनना, स्टोरी लिसनिंग, बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से कहानियाँ सुनता है जिनकी सहायता से वह बोलना सीखता है। दूसरा है प्रश्नोत्तर के द्वारा, क्वेश्चनायर। बालक स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिज्ञासु है ना, जानने की इच्छा उसकी रहती है। उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं जिन्हें वह अपने घर में रहने वाले सदस्यों से पूछता है तथा उनसे उत्तर पाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा का भी विकास होता है। अनुकरण, इमिटेशन, इसका अर्थ नकल करना होता है। बालक अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए वाक्य का अनुकरण करता है तथा इस माध्यम से वह अपनी भाषा का विकास करता है। बातचीत, कन्वर्सेशन, बातचीत के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। उसके बाद है भाषा का महत्व, इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड डिज़ायर। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा मीन्स कष्ट तथा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उससे संबंधित समाधान प्रदान करता है। दूसरा है ध्यान को आकर्षित करने के लिए, फॉर सीकिंग अटेंशन। सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछकर, कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक संबंध के लिए, फॉर सोशल रिलेशन। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ अपनी ये आपसी है तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता, यानी वो मन की भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। समझ गए ना, अंतर्मुखी वो लोगों से ज़्यादा हाँ चुप चुप रहते हैं। बच्चे कुछ देखते होंगे आप लोग, वो अन्य लड़कों के बीच समूह में ज़्यादा
दिलचस्पी नहीं लेते हैं, अपनी बातों को नहीं रखते हैं सामने, है ना। बातचीत करने से थोड़ा सा हाँ शर्माएंगे इस तरह के। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोगों से नहीं रखते, तो उन्हें हम कहते हैं अंतर्मुखी हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। आप देखिए, सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर सोशल इवैल्यूएशन। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उनका सामाजिक मूल्यांकन होता है। उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हैं ना, भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है, याद रखिएगा। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए, फॉर इफेक्टिंग अदर्स आइडियाज़। जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। ओजस्वी जैसे उसकी बातों का प्रभाव पड़ता है, सुनने से अच्छा भी लगेगा और वो प्रभावशाली होता है। हाँ, जैसे ओज तेज होता ना, जैसे कि एक तरह के लाइट, ओज तेज जो है ना, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जैसे उसमें पर्सनैलिटी में ये समझ, पर्सनैलिटी की विशेषता है, व्यक्तित्व की ये क्या है, विशेषता है ना। जैसे तेज में क्या होता है, जैसे ओज तेज काफ़ी जो है समान अर्थ वाले हैं शब्द। एक चमक, हाँ हाँ, वो आपके वो प्रभाव पड़ता है उसकी वाणी का। जैसे आप किसी का, हाँ, आपको उसको सुन करके अच्छा लगेगा और उसका प्रभाव पड़ेगा, जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ता है। या जो भी आपके ग्रुप में है, कुछ लोग बोलेंगे तब बोल रहे हैं तो उसकी बात को लोग कहेंगे बेकार आदमी बोल रहा है, नहीं। कुछ लोग बोलेंगे तब उसको सुनने के लिए सब शांत हो जाएगा। वही हाँ, एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को 10 लोगों से बुलवाइए, जिनके बोलने का स्टाइल, जिनके बोलने की शैली, उच्चारण जो भी है वो अच्छा लगे, उसका प्रभाव पड़े, वही ओजस्वी हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। अब है भाषा विकास के सिद्धांत। एक में है बैंड्यूरा का सिद्धांत। बैंड्यूरा है, क्या है, बैंड्यूरा का सिद्धांत। बैंड्यूरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बालकों को जिस प्रकार का वाक्य एवं शब्द सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। अल्बर्ट बैंड्यूरा ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन
कंडीशनल या साहचर्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। कहते हैं ना कि देखो ये बोतल है, ये खिलौना है, क्या, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबद्ध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। उसके बाद है अनुकरण का सिद्धांत। चैपिनीज, शर्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है, यानी सामने दिखाई पड़ता है। चलिए, चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चोम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। मैंने उसका नाम क्या रखा है उन्होंने? जेनरेटिव ग्रामर। तो 5 सिद्धांत हमने देखा। भाषा विकास के कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत। उसके बाद है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कारक। स्वास्थ्य। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के विकास की गति उतनी तीव्र होती है। दूसरा है बुद्धि। हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वालों से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। यानी तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं तो उनका उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होगा। क्लियर है? इसको टिक भी लगा लेंगे आप लोग। सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो बालकों की भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी सामाजिक अंतरक्रिया, माता पिता, सहयोगियों, मित्र एवं उनके देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सोचते एवं सुनते हैं। इस प्रकार से वे नए शब्दों का संग्रह करते हैं। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। उसके बाद है परिवार का आकार, साइज ऑफ फैमिली। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण में उनसे बातचीत के जरिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, अधिक ध्यान देते हैं, है कि नहीं? तुरंत कहते हैं कि बेटा ऐसे बोलो, कहते कि नहीं कहते हैं। दूसरा है बहुजन्म, मल्टी बर्थ। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है ना। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। समझ गए ना? क्योंकि उसके पास तो वही है सामने में सुनने के लिए। नहीं,
द्विभाषावाद, बाइलिंगुअलिज्म, यदि द्विभाषी परिवार है, उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो, तो ऐसे में बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है, वह दो भाषा बोलना सीख लेता है ना। तो द्विभाषावाद वहाँ पे आ गया। जैसे मैंने कहा था, मैं दिल्ली में पढ़ाता था, तो एक छात्र जिसको मैं हिंदी पढ़ाता था, तो उसकी माँ सऊदी अरब की थी, तो वो अरबी जानती थी, और उसके फादर दिल्ली वाले थे यानी इंडियन थे। तो वहाँ जब तक बच्चा वहाँ रहा, तो वो हिंदी नहीं समझ रहा था, उसको मैं स्पेशली हिंदी पढ़ाता था। हाँ कि ये ऐसे है ना। चलिए, तो क्या है संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। जिन बच्चों के संवेगों या भावों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। जैसे वो क्या व्यक्त करना चाह रहा है, संवेग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, जैसे संवेग के अंतर्गत खुशी है, भय है, दुख है, आश्चर्य है, ये सब संवेग होते हैं, घृणा, ये सारे चीज़ इसमें संवेग में आते हैं। और भावों का जो व्यक्त करना चाह रहा है, जो उसकी फीलिंग है, तो उसको कठोरता से दबा दिया जाता है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होगा, भाषा विकास, वो दमन हो गया उसका। दमन मैंने समझ गया ना, उसको हमने कुचल दिया, उसकी भावनाओं को कुचल दिया, उसकी बात को हमने सुना नहीं, चुप रहो। कुछ गार्जियन अक्सर बच्चे को डांटते रहते हैं, बात आते हैं, बच्चा ये चाहिए पापा, देंगे 2 थप्पड़, कहते ये नहीं कहते, तो ऐसा क्या होगा, बच्चा डर गया, तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा। तो भाषा का विकास ठीक से हो, इसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और माइंड वो फियरलेस होना चाहिए आदमी को। फियरलेस बच्चा नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा, कोई भी विकास उसका, अगर भय मुक्त नहीं है कोई व्यक्ति, तो उसका विकास अवरुद्ध होता है, बाधित होता है ना। तो व्यक्तित्व 8वां है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। फुर्तीले, चुस्त और ये क्या है, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है। जो मन ही मन वो कोई बात को एक्सप्रेस नहीं करता, अंतर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी यानी वो बोलता है, एक्सप्रेस करता है, लोगों के बीच रहता है, जो भी उसके मन में हुआ बोल दिया, है ना। यानी संकोच बोलते हैं ना, संकोच नहीं करता है वो। बहुमुखी का ज़्यादा होगा, हाँ, अंतर्मुखी का कम होगा। चलिए, प्रशिक्षण विधि, ट्रेनिंग मेथड। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यावहारिक रूप से न किया जाए, तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। अभिव्यक्ति भी एक कौशल है ना, यानी अपने को एक्सप्रेस करना, तो उसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद है भाषा विकार। इसको समझते हैं। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। स्वर यंत्र में समझ रहे हैं ना, जैसे जीभ, तालु, ये सब उसके अंतर्गत, दांत, ये सब उसी में आ जाएंगे। मूर्धा, कंठ, ये सब स्वर यंत्र के अंतर्गत इसमें आ गए, अंग जो आ गए। हाँ, ओठ भी, हाँ, बस जैसे तालु मैंने कहा भी, ओठ भी आ गया। एक दांत टूट जाता है किसी का सामने, और कोई टूट जाए तो कहीं ना कहीं वो बोलने में दिक्कत हो जाती है। या हाँ, या कभी कहते हैं ये कुछ कमजोरी हो जाती है। जैसे किसी होता है ना, किसी पैरालिसिस किसी को अटैक कर जाता है, तो आदमी बोल नहीं पाता, होता है ना, तो हाँ, वो तो अलग। मैं ये कह रहा हूँ, पैरालाइज हो जाता है। जैसे आपके जो स्वर यंत्र है या जो अंग है जो स्वर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी आ गई, गड़बड़ी आ गई, कभी कभी गला जाम हो जाता है आदमी का, नहीं, कफ वगैरह से, तो आदमी की आवाज़ ही बदल जाती है।
भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं, उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी क्या है, इंट्रोवर्ट स्वभाव के हो जाते हैं, है ना। हीनता का, जैसे कोई तुतलाता है तो उसको लोग मजाक, हाँ एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। उसको भाषा दोष है। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। कुछ लोग बहुत तेजी में बोलते हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो वो कुछ लोगों का होता ही ऐसा है। आपका है तीव्र स्पष्ट वाणी, यहाँ है तीव्र अस्पष्ट। अस्पष्ट वाणी। कुछ लोग को देखिएगा, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जो समझ में नहीं आएगा। समस्या समाधान के लिए चिंतन इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। मान लीजिए कि आप अपने नए विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए अपने घर से विद्यालय तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके चयन को कई कारक निर्देशित कर सकते हैं, जैसे सड़क की दशा, स्कूल का समय, यातायात का घनत्व, सड़क पर चलते हुए सुरक्षा इत्यादि, है ना। तो उसमें हर चीज़ मैटर करती है। ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, है कि नहीं, या सड़क खराब है तो नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से, टाइम लगेगा ना, उसमें गाड़ी तेज़ी से नहीं चला सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं, सुरक्षा का ख्याल रखना है। तो उसमें सुरक्षा ख्याल रखने में हम बाएं दाएं देख करके ना पार करते हैं सड़क को कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। चलिए, अंततः इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं। इसलिए इस जैसी साधारण सी समस्या के लिए भी चिंतन आवश्यक है। इस समस्या का समाधान हमारे पर्यावरण एवं पूर्व अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता है। उसके बाद आइए चिंतन। थॉट एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की क्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है तथा मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। संकल्पना मैंने बता ही दिया, किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या विचार है वही संकल्पना है। संकल्पना है ना, ये संप्रत्यय जिसे हमने कहा था, संकल्पना, परिकल्पना, संप्रत्यय, अवधारणा, ये सब समानार्थी हैं। चलिए, और तर्क, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं ना। एक तो पहले मान लेते ये चीज़ ऐसी हैं, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पानी का कॉन्सेप्ट क्या है, पानी लिक्विड है, पानी ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। तो ये सब क्या है, पानी के बारे में हमारी संकल्पना है। और तर्क करते हैं कि पानी को नीचे डालेंगे तो गीला हो जाता है, क्या कपड़े पे डालेंगे तो भीग जाएगा, कहते हैं ना। संकल्पना, संकल्पना चिंतन का एक मुख्य तत्व है। संकल्पनाएं वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण, जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव, बड़ा बढ़िया तो आगे दे ही दिया, क्या, जैसे क्रोध, भय तथा दो या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध, जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी है। हाँ, वही बात है, तुलना जो कर रहे हैं। संकल्पनाएं ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती हैं। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप में धारण करने की शक्ति होती है ना, अमूर्त रूप में
यानी माइंड में हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अमूर्त रूप यही हुआ, हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, ये अमूर्त हो गया। मूर्त हो गया मीन्स क्या, मूर्ति यानी कोई ऑब्जेक्ट है, हम देख रहे हैं कि बोतल है। अमूर्त है कहते ईश्वर क्या अमूर्त है, ईश्वर सब जगह है। हम लोग कहते ईश्वर सब जगह है, ईश्वर को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ईश्वर अमूर्त हो गए। सर ये वृद्धि और विकास के टाइप का है। हाँ तो अमूर्त, विकास आंतरिक हाँ विकास हाँ के लिए हाँ देख नहीं सकते, गुड गुड, ये हाँ यही बात है। अमूर्त यहाँ पर अमूर्त है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। किताब है तो ये मूर्त हो गया, और मन में हम कुछ सोच रहे हैं किताब के बारे में। हाँ किताब के बारे में ऐसा हो सकता है, या हम कल्पना कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग के बारे में कल्पना कर रहे हैं, स्पेसशिप के बारे में कल्पना कर रहे हैं, एलियन की कल्पना कर रहे हैं। एलियन को हमने देखा नहीं, कल्पना कर रहे हैं, भगवान की कल्पना कर रहे हैं क्या। तो आप लोग जो मुस्लिम लोग जो जाते हैं मस्जिद में, तो मस्जिद में कोई मूर्ति तो नहीं रहती है, वो मान करके करते हैं ना, वो झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो ऐसे है। और लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो मूर्त रूप हो गया है ना। तो मूर्त और अमूर्त ये है। अमूर्त यहाँ ये समझिए, आप बाल मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो बाल मनोविज्ञान में क्या है, अमूर्त मीन्स क्या, जो वास्तव में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, वो चीज़ें अमूर्त कहलाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट। चलिए हम आते हैं तर्क पे। तर्क आर्ग्यूमेंट्स भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है। तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं व निर्णय लिए जाते हैं। तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तर्क दो प्रकार का होता है, निगमन और आगमन। तर्क कितने प्रकार का, निगमन तर्क में हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते हैं। यानी कुछ दे दिया गया, उस पर हम लोग पहले कोई कथन दे दिया गया और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो हो गया निगमन। और आगमन मीन्स बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, उससे कुछ निष्कर्ष निकालना है। जैसे आप लोगों को मैंने अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बताया था, तो यह काफ़ी कुछ वैसा ही है। अपसारी चिंतन में क्या था कि आप एक सूत्र दे दिया गया। जैसे संस्कृत में हम लोगों ने देखा था, एक सूत्र दे देते हैं और सूत्र से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं ना। तो वो सूत्र जैसे, तो वो अपसारी प्रकृति का हो गया है कि नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और निचोड़ निकालते हैं, वह अभिसारी हो गया। तो क्या है कि यहाँ पर निगमन मीन्स क्या, एक चीज़ हमें पता है और उसके आधार पर हम बहुत सी चीज़ें बता देंगे, है ना, तो हो गया निगमन। और आगमन मीन्स क्या, बहुत सी चीज़ें हमने देख ली, उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचे, ये हुआ। जैसे हम लोग मनोवैज्ञानिकों के बारे में से हम पढ़ते हैं ना, जैसे बुद्धि के बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय रखी, ठीक है ना। हमने सब के बारे में अध्ययन कर लिया और हमने अपना विचार दिया। क्या हमने एक अपना विचार दिया कि ये होना चाहिए, तो वो क्या हुआ, वो आगमन हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने पहले देखा, स्टडी करके, तब हमने एक निष्कर्ष निकाला। निगमन क्या होगा, निगमन एक विचार है, उससे क्या क्या निकल सकता है, वर्णन करते नहीं हम लोग, तो वो निगमन में आ गया। ठीक है, तो निगमन में हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जबकि आगमन तर्क में हम उपलब्ध
प्रमाण से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते हैं। गणित में हम लोग आगमन निगमन देखेंगे, गणित जब पढ़ाई होगी ना उसमें हम और क्लियरली आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। आगमन निगमन पूरा एग्जाम्पल के साथ। अभी इसको अभी ऐसे ही छोटे मतलब कहें कि स्थूल रूप से मैंने बताया। अधिकतर वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के, अधिकतर वैज्ञानिक तर्क किस प्रकृति के होते हैं? आगमन प्रकृति के होते हैं। वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति कुछ घटनाओं के आधार पर सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, तर्क पर बल देते हैं। वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति कुछ घटनाओं के आधार पर सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, होते तर्क पर, सामान्य नियम होते तर्क पर बल देते हैं, ठीक है ना। तो आगमन प्रकृति के होते हैं कि देखिए जैसे कि आप लोग समझते नहीं हैं, जैसे किसी चीज़ का जो कोई मिसाइल ही बनाया, बनते हैं बहुत सारे मिसाइल्स बनते, सारे डेवलप होते हैं नए नए, तो वो क्या करते हैं कि सभी सिद्धांतों को वो अप्लाई करते हैं, जो साइंटिफिक जो लॉज हैं, है ना, उन सब को वो स्टडी करते हैं और फाइनली कुछ नई चीज़ बनाते हैं। जैसे किसी मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है ना, तो वो सब क्या है, कोई हेलीकॉप्टर ही कोई बना रहा है तो उसमें कोई लाइट वेट कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है जिसकी स्पीड किसी की ज़्यादा होती है कि नहीं। बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट बनते हैं, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? अचानक सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तब जाके एक चीज़ हमारे सामने रखी जाती है कि नहीं। तो ये सब क्या है? आगमन तर्क। बहुत सी बातों को हम लोग समझते हैं, शामिल करते हैं, तब जाके निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, है कि नहीं। आज हम एलईडी बल्ब के ज़माने में है कि नहीं। सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थॉट चिंतन की एक नवीनतम तकनीक है। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। इसे अपसारी चिंतन, मैंने बताया था ना, अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। अपसारी में एक चीज़ है, उससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें हम सोचते हैं, सृजन करते हैं, हाँ क्रिएट करते हैं। सृजन मीन्स क्रिएट करना। चलिए, शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देती है।